आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता बापू के प्रति इसके दूसरे पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। तुम, ये गांधी जी के लिए आया है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मांस, ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। तुम ही हो, ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। रक्त, रक्त कहिए चाहे खून कहिए तो रक्त ही ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग इसको भी नहीं बदलेंगे। अस्थि, अस्थि माने होता है हड्डी, तो चाहे आप अस्थि कहिए चाहे हड्डी कहिए, ठीक है। निर्मित, निर्मित माने बना या बना हुआ है, जैसा वाक्य में आपके बैठ जाए। जिनसे, जिनसे, यहाँ पे जिनसे का मतलब ये जो मांस, रक्त और हड्डी आया है, अस्थि आया, उसके लिए है जिनसे। नवयुग का, देखिए नवयुग का, चाहे आप इसको ऐसे रहने दीजिए और चाहे आप इसको बदल के कर सकते हैं आधुनिक समय का। नवयुग का या आधुनिक समय का। तन, तन माने शरीर, तन माने शरीर। तुम धन्य, यहाँ पे जो कवि हैं वो बापू को कह रहे हैं कि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारा बापू के लिए आया है, ऐसे ही रहेगा। निःस्व, देखिए निःस्व का मतलब निःस्वार्थ, निःस्वार्थ जिसमें अपना कोई लाभ ना हो, निःस्वार्थ। त्याग सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए। है, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व भोग, देखिए विश्व भोग का मतलब यहाँ पर है जो ये विश्व है इसकी जो भोगवादी संस्कृति है, यानी जो ये संसार है ये भोग के पीछे दौड़ रहा है कि मैं कितना धन इकट्ठा कर लूँ, कितना सुख भोग लूँ। तो ये जो विश्व की भोगवादी संस्कृति है उसके लिए आया है, लेकिन हम लोग व्याख्या करते समय इसके बदले हुए रूप को लिख सकते हैं कि विश्व का कल्याण। ध्यान रहे, विश्व का कल्याण। का सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। वर, वर माने होता है श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ। साधन सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस, ये भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। भस्म काम, देखिए भस्म काम का मतलब होता है काम को भस्म करना, यानी काम को समाप्त करना। जो काम है, जो इच्छाएं हैं, काम का मतलब इच्छा होता है, तो इच्छाओं को समाप्त करना, ठीक है। कैसे? भस्म, जला करके खत्म करना। तन की, तन की मतलब शरीर की, तन की मतलब शरीर की। रज से, देखिए रज माने धूल होता है, तो रज से मतलब धूल से, धूल से, ठीक है। जग माने संसार, जग माने संसार। पूर्ण काम, देखिए पूर्ण काम का मतलब यहाँ पर है कि जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। पूर्ण काम, जो काम है, जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, देखिए वास्तव में किसी की कामनाएं पूर्ण हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि आज आपके पास 1 रुपया है तो कल 10 चाहेंगे, 100 चाहेंगे, 1000 चाहेंगे। तो यहाँ पर जो पूर्ण काम का मतलब है, इसका मतलब है कि जब लोग गांधी जी के त्याग को देखेंगे कि उन्होंने अपनी कामनाओं को समाप्त कर दिया है, तो जो संसार के लोग हैं वो भी अपनी कामनाओं का त्याग करेंगे। जो उनकी इच्छाएं हैं, जो सुख भोगने की, ज़्यादा सुख भोगने की इच्छाएं हैं, उनको त्याग करेंगे। और जब कामनाओं को त्याग करेंगे, इच्छाओं को छोड़ेंगे, तभी उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो यहाँ पर काम, इच्छाओं का पूर्ण होने का मतलब है कि कामनाओं का त्याग करना, गांधी जी के आदर्शों पर चल करके कामनाओं का त्याग करना, ठीक है। नव मतलब नया, नवीन, जैसा भी आपके वाक्य में बैठ जाए। जग जीवन, जग जीवन यानी संसार, जग जीवन संसार के जीवन में, संसार संसार के जीवन में, ठीक है। बीनेगा, बीनेगा मतलब बुनेगा, यानी ये जो शब्द है वो कपड़े, जो धागे से चीज़ें बनती है, आप कहते हैं ना स्वेटर बुनेगा, तो वही है यहाँ पर बुनेगा, ठीक है। सत्य अहिंसा, देखिए सत्य अहिंसा को आप कह सकते हैं सत्य अहिंसा रूपी धागा,
सत्य अहिंसा रूपी धागा। के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ताने बानो, देखिए ताने बानो का मतलब धागा होता है, जिससे कपड़ा बनाया जाता है तो धागा होता है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे जो धागा है उसका मतलब है जो सत्य और अहिंसा का गांधी जी का आदर्श है वो यहाँ पर धागे का काम कर रहा है। ठीक है, से कोई दिक्कत नहीं है। मानवपन, देखिए मानवपन का मतलब है मानवता, यानी जो मनुष्य है वो सुख और समृद्धि को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित बापू के प्रति शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रसंग की बात करते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बापू को नवयुग के निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे। एक बार हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखेंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको एक एक लाइन की व्याख्या विस्तार से बताता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद पुनः हम लोग दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी साधारण तरीके से इसकी व्याख्या को लिखना सीखेंगे। तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो गांधी जी को, बापू को आधुनिक युग के निर्माता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, नव युग के निर्माता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि यदि हम लोग इस आधुनिक युग को, आधुनिक समय को यदि हम एक शरीर मान लें, तो इस नव युग रूपी शरीर का जो निर्माण हुआ है उसका मांस, उसका रक्त और उसकी जो हड्डी है, जो उसकी अस्थि है, सब बापू जी हैं। ठीक है, तो कैसे कवि कह रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, तुम मांस, तुम ही हो रक्त अस्थि। कहते हैं, हे बापू तुम ही मांस हो, तुम ही रक्त हो और तुम ही अस्थि हो, निर्मित जिससे नवयुग का तन। कहते हैं ये नवयुग रूपी शरीर का जो निर्माण हुआ है, हे बापू तुम इसके मांस हो, तुम इसके रक्त हो और तुम ही इसकी अस्थियां हो। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है, लिखना पड़ेगा आपको, अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि हे बापू इस नव युग रूपी शरीर का निर्माण आपके सत्य, अहिंसा और त्याग के आदर्शों पर ही हुआ है। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे। चलिए आगे देखिए, तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग। आगे कवि कहते हैं कि हे बापू तुम धन्य हो, तुम्हारा निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग भी धन्य है। आगे क्या कहते हैं, है विश्व भोग का वर साधन। कहते हैं कि हे बापू तुम्हारे द्वारा किया गया निस्वार्थ भाव से यह त्याग संसार की भोगवादी संस्कृति का श्रेष्ठ साधन है, अर्थात इस विश्व के कल्याण का श्रेष्ठ साधन है और इस संसार के प्रगति का, इस संसार के कल्याण का रास्ता दिखाएगा, साधन बनेगा। बहुत ही सरल है। देखिए, है विश्व भोग का वर साधन।
कहते हैं कि हे बापू, तुमने जो निस्वार्थ भाव से त्याग किया है, ये जो आपका त्याग है, ये जो विश्व की भोगवादी संस्कृति है, इसका श्रेष्ठ साधन बनेगा, अर्थात विश्व का कल्याण करेगा और विश्व के कल्याण का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इस भस्म काम की तन की रज से, कहते हैं हे बापू, तुम्हारे शरीर की जो कामनाओं को तुमने जला दिया है, अपनी कामनाओं को जला करके भस्म कर दिया है, इसकी धूल से क्या, नीचे आ जाइए, जग पूर्ण काम, ये जो संसार है इसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि हे बापू, आपने जिस तरह से अपनी कामनाओं को जला दिया है, अपनी कामनाओं को समाप्त कर दिया है, उसी तरह से ये संसार के लोग भी आपके आदर्शों पर चल करके अपनी कामनाओं का त्याग करेंगे। तो क्या होगा, नवयुग जीवन, और इससे नवीन चेतना का संचार होगा। कहते हैं कि जब ये संसार के लोग भी आपके आदर्शों पर चल करके अपनी कामनाओं का त्याग करेंगे, तो जिस संसार की रचना होगी, जिस आधुनिक युग की रचना होगी, उसमें एक नई चेतना का संचार होगा। आगे क्या कहते हैं, बीनेगा सत्य अहिंसा के, दोनों लाइन साथ लीजिए, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। कहते हैं कि हे बापू, जिस तरह से धागों से सुंदर वस्त्र बनाया जाता है, उसी तरह से आपने जो ये सत्य और अहिंसा के आदर्श रूपी जो धागे दिए हैं, जो ताने बाने दिए हैं, इनसे नवीन मानवता का सृजन होगा, अर्थात सभी मनुष्यों को सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, यही इसकी व्याख्या है। आप समझ के अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी बापू जी को नवयुग के निर्माता के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे बापू। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे बापू, तुम ही मांस हो, तुम ही रक्त हो, तुम ही अस्थि हो, जिनसे इस नवयुग रूपी शरीर का निर्माण हुआ है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि हे बापू, इस नवयुग का निर्माण आपके सत्य, अहिंसा और त्याग के आदर्शों पर ही हुआ है। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे बापू, तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा किया गया निस्वार्थ भाव से त्याग इस संसार के कल्याण का श्रेष्ठ साधन है। अर्थात तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग इस संसार को कल्याण का रास्ता दिखाएगा। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे बापू, तुम्हारे शरीर की इस कामनाओं की राख की धूल से यह संसार अपनी कामनाओं को पूर्ण करेगा, अर्थात आपके आदर्शों को आत्मसात करेगा और संसार में नवीन चेतना का संचार होगा। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे बापू, जिस तरह से धागों के द्वारा कपड़ा बुना जाता है, उसी तरह आप द्वारा सत्य, अहिंसा
के आदर्श रूपी जो धागे हैं उनसे मानवता का निर्माण होगा, अर्थात समस्त मानव सुख और समृद्धि को प्राप्त करेगा। और इसकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें शांत रस है। यदि छंद की बात की जाए तो यह स्वच्छंद छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से रूपक अलंकार है। और आपने देखा कि व्याख्या करते समय मैंने जहाँ जहाँ रूपी रूपी शब्द का प्रयोग किया है वहाँ सभी जगह रूपक अलंकार है। ठीक है। यदि भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली इसकी गीतात्मक और मुक्तक है। ठीक है। और यदि गुण की बात की जाए तो इसमें प्रसाद गुण है। और यदि हम शब्द शक्ति की बात की जाए तो इस पद्यांश में जो शब्द शक्ति है वो अभिधा और लक्षणा दोनों है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना पढ़ लेते हैं कि आखिर आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न किस तरह से पूछता है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह से प्रश्न की सूचना रहेगी और आपके पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे। ध्यान रहे वो 5 प्रश्न इसमें से भी हो सकते हैं, इसके बाहर से भी हो सकते हैं, क्योंकि यदि आप बनाना चाहें तो एक पद्यांश पर 50 प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य अच्छी तरह से समझ लिया है, विस्तार से समझ लिया है, तो कोई भी प्रश्न पूछे आप उत्तर लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हल करना सीखते हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ लिया जाए, आप भी मेरे साथ पढ़िए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राष्ट्रपिता को नवयुग के रूप में किस प्रकार प्रस्तुत किया है। तो उत्तर भी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने ये चीज़ें व्याख्या में सुनी है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि राष्ट्रपिता को नवयुग के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहता है कि हे बापू, इस नवयुग का निर्माण आपके सत्य, अहिंसा और त्याग के आदर्शों से उसी प्रकार से हुआ है जिस प्रकार से किसी शरीर की रचना मांस, रक्त और अस्थियों से होती है। देखिए यही बातें उत्तर में आनी चाहिए। आप किसी भी तरह से वाक्य बनाइए, वाक्य मेरे जैसा ही हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप नीचे के वाक्यों को ऊपर कर सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि राष्ट्रपिता को नवयुग के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से शरीर का निर्माण मांस, रक्त और हड्डियों से होता है उसी प्रकार से, है ना। तो आप कैसे भी करिए, बात ये आनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि गांधी जी के आदर्शों को अपना कर ही मानवता का सृजन और विश्व का कल्याण किया जा सकता है। साथ ही गांधी जी के आदर्शों को अपना कर ही संपूर्ण मानव जाति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताने बाने, आपके कविता में ये शब्द आया था, में कौन सा समास है। तो देखिए शब्द है ताने बाने, मैंने इसका समास विग्रह आपको बता दिया, ताने और बाने। ताने बाने का समास विग्रह
ताने और बाने। और इस तरह से जब समास विग्रह हो और शब्द आए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे द्वंद्व समास है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान आपको ये लिखना है, देखना है, आप मतलब ये ध्यान रखना है कि चाहे आप ऐसे उत्तर लिखिए और आप चाहे सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ताने बाने में द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग रूपी शरीर किससे निर्मित है? तो बहुत ही सरल है, आप उत्तर डाल के लिखेंगे आधुनिक युग रूपी शरीर गांधी जी के उच्च आदर्शों यथा माने जैसे सत्य, अहिंसा, त्याग रूपी मांस, अस्थि और रक्त से निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप उत्तर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में। देखिए अब आप पद्यांश नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ रेखाओं की आपको व्याख्या करनी होती है, पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको नहीं करनी होती है। तो चाहे आप लिखिए रेखांकित अंश में, चाहे आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं कि इतना आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा और उसके बाद जहाँ भी लाइन रहे उसकी व्याख्या कर दीजिएगा। मैंने तो आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताई है, तो लाइन तो कहीं भी खींची जा सकती है, तो आप आगे की व्याख्या अपने से लिख देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में ज़रूर आई होगी।